Well, so let's start the session. And in this session, आज हम सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए सारे सोनेट्स में सबसे पहले सोनेट को। उन्होंने टोटल कितने सोनेट्स लिखे? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे 154 है ना। विलियम शेक्सपियर ने कुल 154 सोनेट्स लिखे, राइट। और आज हम उन 154 सोनेट्स में से फर्स्ट सोनेट देख रहे हैं, और ये सोनेट कौन सा है? फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिजायर इंक्रीज। और ये सोनेट क्यों खास है? क्योंकि ये आपके टीजीसी इंग्लिश का सिलेबस में सबसे फर्स्ट टॉपिक है, लिटरेचर पोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक एंड अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सबसे पहले आज हम अभी डिस्कस करते हैं सोनेट नंबर 1 फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिजायर इंक्रीज का हेडिंग। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखें कि विलियम शेक्सपियर के किसी भी सोनेट का नामकरण नहीं हुआ था, ठीक है, कोई नोमेनक्लेचर सिस्टम नहीं था। तो जो सिलेबस में दिया गया है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिजायर इंक्रीज, ये बेसिकली सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया गया है कि आपको यह सोनेट पढ़ना है, अदरवाइज इसका ये टाइटल नहीं है। सो इसे सिर्फ हम कहते हैं सोनेट नंबर 1। अभी इसके फर्स्ट लाइन को अगर हम पढ़ें तो वो है फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिजायर इंक्रीज। यहां पर फेयरेस्ट क्रीचर्स किसे कहा गया है? फेयरेस्ट क्रीचर्स कहा गया है ह्यूमंस को, ठीक है, खास करके इंग्लिश मैन को। आप लिख लीजिएगा कॉपी में, नोटबुक में, रेफरेंसेस के लिए। फेयरेस्ट क्रीचर्स, ये जो फ्रेज है ये यूज किया गया है इंग्लिश मैन को, इंग्लिश मैन को यानी कि अंग्रेजों को। वी डिजायर इंक्रीज, वी डिजायर इंक्रीज, यहां पे वी किसको रेफर करता है? वी किसे रेफर करता है बताइए? यहां पे ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर यानी कि नैरेटिव मेथड है इसका। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर लिख लीजिएगा, नैरेटिव, नैरेटिव इज इक्वल टू फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। ये सारे कोर क्वेश्चंस हो सकते हैं क्योंकि ये एलिमेंट्स ऑफ दिस पोएट्री हैं। So this poetry was done by William Shakespeare, who is also known as the Bard of Avon. विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म कहां हुआ था? उनका जन्म कहां हुआ था? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, राइट। और ये वहां के थे, इसलिए इनको बार्ड यानी कि एवन का कवि कहा जाता है। कहां का कवि कहा जाता है? एवन का कवि। बार्ड का मतलब कवि, BARD। बार्ड का मतलब क्या होता है? कवि, पोएट। सो फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिजायर इंक्रीज, यानी कि जो इस धरती का सबसे सुंदर रचना है भगवान का, हम उससे यह चाहत करते हैं या इच्छा जताते हैं कि वह अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाए। क्या करे? बढ़ाए। सो फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिजायर इंक्रीज। यहां वी किसको रेफर करता है? ये मेरा सवाल था, बताइएगा। वी रेफर किसको करता है? क्योंकि शेक्सपियर अगर यूज करते तब तो वो आई यूज करते ना, ठीक है। यहां पर वी यूज किया गया है। ये किसके द्वारा यूज किया गया है? किसके लिए, सॉरी, किसके लिए यूज किया गया है बताइए? ह्यूमन काइंड, गुड। यहां वी रेफर करता है द कंप्लीट इंग्लिशमैन कम्युनिटी को, पूरे इंग्लैंड के कम्युनिटी को रेफर करता है वी। सो फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर्स वी डिजायर इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या है? टू इंक्रीज द पॉपुलेशन यानी कि आबादी यानी कि जनसंख्या को बढ़ाना। क्लियर? अब यहां पे हमें समझना है कि ये जो लाइन है ये क्यों आया, इसको, इस पोएम को लिखने का मकसद क्या था। तो जैसा हमने सीखा था, समझा था पिछले सेशन में कि विलियम शेक्सपियर ने सोनेट्स लिखा था, उन सोनेट्स को कितने पार्ट्स में सेपरेट किया जाता है बताइए? हाँ, वेरी गुड, 2 पार्ट्स में सेपरेट किया जाता है ना। कौन कौन से 2 पार्ट्स? 4 पार्ट्स? अच्छा नहीं, विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे। तो इन सोनेट्स को कितने भागों में बांटा गया है ये मैं पूछ रहा हूं।
2 पार्ट है ना? कौन कौन? 3 पार्ट। देखिए चलिए कौन कौन से 3 पार्ट बताइए। फर्स्ट बोलिए। So first one is about the बोलिए। fair youth. Hello. हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। सर फर्स्ट को 3 पार्ट में ये डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो है वो फेयर यूथ से रिलेटेड है, ठीक है, डेडिकेटेड ठीक है। है। एंड सेकंड वन इज फॉर डार्क लेडी, ओके। meant for an anti-patriarchal। हाँ बस ये 2 ही पार्ट है, 2 ही पार्ट है तो सर। टोटल पार्ट, हाँ टोटल पार्ट कितने हुए? 2 पार्ट्स हुए है ना? तो ध्यान रखना है आपको इन दोनों पार्ट्स पर, क्लियर? तो ये चूंकि फर्स्ट पार्ट का है 1 to 126 है ना, 1 से लेकर 126 तक, पिछले क्लास में डिस्कस किया हमने है ना। 1 से लेकर 126 तक को फर्स्ट पार्ट में रखा जाता है, ठीक है, या फर्स्ट कैटेगरी में आप कह सकते हैं रखा जाता है। और इस कैटेगरी में जो कविताएं लिखी गई हैं वो इंग्लैंड के फेयर यूथ को रेफर करते हुए लिखी गई हैं, है ना। सिंपल सी बात है कि यूथ से ह्यूमैनिटी का रिक्वेस्ट है, क्या है? आबादी बढ़ाना। क्यों? रीजन क्या है? शेक्सपियर को ये लिखना क्यों जरूरी लगा, मुझे बताइए। पिछले क्लास में डिस्कस किया है हमने थोड़ा, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि ये शेक्सपियर को क्यों जरूरी लगा कि वो यूथ को एड्रेस करते हुए ये कहें कि फ्रॉम फेयरेस्ट फीचर्स वी डिजायर इंक्रीज। बताइए। हाँ, ब्लैक डेथ, करेक्ट करेक्ट। यस, आप बताइए। हाँ करेक्ट। राइट। चलिए, तो आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। ब्लैक डेथ के कारण बहुत सारे लोग थे, जो आबादी थी वो एक डिक्लाइन पर आ गई थी इंग्लैंड की, जिसके कारण ना वहां पे मैन पावर नहीं मिल पा रहे थे काम को अंजाम देने के लिए। क्लियर? तो एक मकसद तैयार किया गया कि कवियों के द्वारा ये बात पहुंचाई जाए यूथ तक, जिनमें सबसे ज्यादा अग्रणी या पायनियर कहा जाए विलियम शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर का ये पहला सोनेट जो पॉपुलर हुआ वो इस कारण भी पॉपुलर हुआ। सो फ्रॉम फेयरेस्ट क्रीचर वी डिजायर इंक्रीज, यानी कि सबसे अच्छे क्रीचर्स या सबसे शानदार जो इंग्लिश मैन है, बेसिकली मैंने क्या बताया, फेयरेस्ट क्रीचर्स रेफर करता है इंग्लिश मैन को, है ना, यूथ ऑफ द इंग्लैंड को। उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है? इंक्रीज का। that thereby beauty's rose might never die, right? that thereby beauty's rose might never die। इसका मतलब क्या होता है बताइए? मैंने आप लोगों को पूरा 1 दिन का या 2 दिन का वक्त दिया था समझने के लिए, बताइए मुझे। ब्यूटी को रेफर करता है, इसका मीनिंग क्या होगा, आशय क्या होगा? that thereby beauty's rose might never die। देखिए ये कह रहा है कि वो प्यारी आबादी, इंग्लैंड की प्यारी आबादी, हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप अपनी जनसंख्या को बढ़ाएं, क्योंकि ये आपसे एक्सपेक्टेड है। इसलिए ऐसा करना जरूरी है कि आपकी जो सुंदरता है, या आपका जो एक गुलाब की तरह जो सुंदरता है आपके अंदर, जो एग्जिस्ट करता है, वो कभी भी समाप्त ना हो पाए, है ना। ये इसका सेंस है। अभी कोई कह रहे थे, चलिए बोलिए। बताइए। हाँ ठीक है, करेक्ट नेहा, यू आर करेक्ट। ब्यूटी इज प्रिजर्व्ड फॉर एवर, राइट। आई कांट सी योर ऑल द मैसेजेस, तो आप कोशिश कीजिए कि अपना माइक अनम्यूट करके आप बोलिए तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। और अनम्यूट करने के लिए जैसा मैंने बताया कि अपने फोन को, जैसे एक चीज मैं बता देता हूं, पैटर्न वर्टिकली नहीं रखना है, हॉरिजॉन्टली रखना है, रोटेशन ऑन करके। और दूसरी बात है कि अपने स्क्रीन पे बीच में अगर टैप कीजिएगा तो नीचे से एक पॉपअप आएगा और वहां पे अनम्यूट का ऑप्शन आएगा।
नेहा हो जाएगा, एक बार ट्राई कीजिए। यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हुआ था तो सबको मैंने बताया। ऐसे स्क्रीन के बीच में टैप कीजिएगा, ठीक है। एक बार अगर नहीं हो रहा तो एक दो बार ऐसे टैप करके देखिए, तो नीचे से पॉपअप आता है ऐसे, उसमें एक देखिएगा माइक का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। यानी कि आप किसी से सपोर्ट ले सकते हैं या फिर आफ्टर द सेशन मैं आपको एक बार कॉल करता हूं, ठीक है। चलिए, so let's continue. From fairest features we desire increase, that thereby beauty's rose might never die, but as the riper should by time deceive, his tender air might bear his memory. A very meaningful line. But the riper should by time deceive. Tell me, what do you mean by riper? हाँ, राइपर का मतलब क्या होता है? राइप का मतलब होता है पका हुआ होना, है ना। तो ऑलरेडी जो पक चुका है ना, वो एक दिन समाप्ति की ओर जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया? शेक्सपियर का लैंग्वेज यहीं से पता चलता है, कॉमन मैन या लेमैन लैंग्वेज, है ना। शेक्सपियर का लैंग्वेज यहीं से शुरू हुआ था, लेमैन लैंग्वेज, यानी आम बोलचाल की भाषा में जिस तरह से हम बातचीत करते हैं कि ठीक है कि तुम अब पके हुए फल हो, या वह एक पका हुआ फल है, ठीक है, कभी भी गिर जाएगा, है ना। तो ये सेंस है, ये लेमैन लैंग्वेज यूज करते थे। बट एज द राइपर शुड बाय टाइम डिसीव हिज टेंडर एयर, एयर का मतलब उत्तराधिकारी, एयर का मतलब उत्तराधिकारी, इसका प्रोनाउंसिएशन एयर होता है, ये ध्यान रखें। बहुत लोग इसको आयर भी पढ़ते हैं, ठीक है, बोलने की आजादी है, पढ़ तो कुछ भी सकते हैं। एयर इसका प्रोनाउंसिएशन है, ध्यान रखिएगा। इस टेंडर एयर माइट बेयर हिज मेमोरी। टेंडर का मतलब होता है, देखिए अभी दो तरह के फल होते हैं ना, एक टेंडर और एक राइपर। टेंडर का मतलब कच्चा, टेंडर का मतलब कच्चा, और राइपर का मतलब पका हुआ। तो पका हुआ फल क्या हो जाता है? गिर जाता है, पेड़ से अलग हो जाता है, यानी कि डिसीज हो जाता है। डिसीज का मतलब होता है मर जाना, डिसीज का मतलब देहांत हो जाना। फिर टेंडर एयर, और उसका जो वारिस होगा, एयर का मतलब उत्तराधिकारी, वारिस लिख लीजिए। एयर का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी या फिर वारिस। तो जो उसका उत्तराधिकारी होगा, ठीक है, माइट बेयर हिज मेमोरी। माइट का मतलब क्या होता है यहां पे समझिएगा। माइट का मतलब एक संभावना जताई जा रही है। हम यहां देखिए, विलियम शेक्सपियर यहां मे यूज कर सकते थे, उन्होंने माइट यूज किया, है ना। सेंस समझिए, मे यूज हो सकता था बट माइट यूज हुआ, ऐसा क्यों हुआ बताइए। एनी आइडिया? नो आइडिया। देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि जिस तरह से बुजुर्ग इंसान, ठीक है, के चले जाने के बाद जो उसके अंदर की छवि होती है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका जो गुणधर्म होता है, उसका एक चित्रण करता है कौन? उसका जो उत्तराधिकारी है वो, है ना। सो हिज टेंडर एयर माइट बेयर हिज मेमोरी, मतलब उसका जो अपरिपक्व या इमेच्योर जो वारिस है, हो सकता है कि उसके मेमोरीज जो हैं, ठीक है, वो प्रस्तुत कौन करे? उनका उस व्यक्ति, उस बूढ़े इंसान का उत्तराधिकारी प्रस्तुत करे। बट दाव, अब यहां पे देखिएगा कि जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज था उसमें आपको दाव कहा जाता था, THOU, दाव, क्लियर। आप, जैसे हिंदी में तुम और आप है, उसी प्रकार से इंग्लिश में यू के साथ दाव का यूज होता था। लेकिन आज मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर या मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में दाई, दाव, दी, इन सारे टर्म्स का यूज नहीं होता है। So, but thou contracted to thine own bright eyes. लेकिन यहां पे दाऊ का सेंस क्या है बताइए? बट दाऊ मतलब, लेकिन आप जो हैं वो सिकड़े हुए हैं। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब सिकड़ा हुआ होना, सिकड़े हुए हैं, लिमिटेड हैं, ठीक है, टू दाइन ओन ब्राइट आइज। लेकिन आप जो हैं वो आप अपने ही चकाचौंध में क्या है? लिप्त हैं या संलिप्त हैं। आप इस नजरिए को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, कि आपका उत्तराधिकारी आना जरूरी क्यों है। क्योंकि वही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे ले जाएगा, दुनिया तक पहुंचाएगा। और फेयरेस्ट क्रीचर को ये जरूरी है करना कि वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बचाए रखे, संजोए रखे,
है ना। जैसे कि अगर एक गुलाब, दुनिया में एक ही अगर रोज का फ्लावर हो या प्लांट हो और वो भी मर जाए तो दूसरा रोज कहां से आएगा। कहने का मतलब हुआ कि हम जब तक किसी भी सुंदर चीज का एक कॉपी नहीं बनाते हैं तो उस सुंदर चीज का भी कोई महत्व नहीं है, ऐसा विलियम शेक्सपियर कहते थे। क्लियर। सो बट दाउ कॉन्ट्रैक्टेड टू दाइन ओन ब्राइट आइज। दाइन का मतलब आपका, दाइन का मतलब आपका, दाउ का मतलब आप, मैंने जैसा बताया दाउ का मतलब आप, ठीक है, और दाइन का मतलब आपका। सो दाइन ओन ब्राइट आइज मतलब आप सीमित हैं, कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब बंधे हुए हैं, सीमित हैं किस चीज में, टू दाइन ओन ब्राइट आइज। क्लियर। फिक्स दाई लाइट्स फ्लेम विथ सेल्फ सब्सटैंशियल फ्यूल। अब ये सलाह भी दे रहे हैं, विलियम शेक्सपियर क्या दे रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं कि अपने इन राइट, यहां पे देखिए दाई का मतलब आपका या दाई का मतलब वही सेंस है, फिक्स दाई लाइट्स फ्लेम। तो आपके अंदर की जो ज्वाला है, जो लौ है, जो प्रकाश नुमा फ्लेम है, ठीक है, उसको फ्यूल भी देना पड़ेगा विथ सेल्फ सब्सटैंशियल फ्यूल। यानी कि सेल्फ सब्सटैंशियल का मतलब क्या होता है बताइए। जो आपके अंदर जो चीजें हैं उनको सब्सटेंस कहते हैं और उन्हीं पदार्थों को सब्सटैंशियल भी कह सकते हैं। सब्सटैंशियल का मतलब जो किसी इंसान के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो गुण, जो कैरेक्टर्स। क्लियर। तो सेल्फ सब्सटैंशियल फ्यूल से अपने अंदर के प्रकाश को जो कह सकते हैं बढ़ावा देती है जो ज्वाला, उस ज्वाला को आपको ईंधन देने का काम करना है। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे इस में क्लियरली क्या हमें पता चल रहा है कि जो फेरेस्ट क्रीचर्स हैं, जो मानवता है, यानी कि जो इंग्लैंड में, खास करके इंग्लैंड के जो निवासी हैं, ठीक है, वो इस बात का ध्यान रखे कि जिस प्रकार से कोई पका हुआ फल पेड़ से गिरने के बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन जो कच्चा जो फल है अगर वो पेड़ में दिखता है हमें तो हम समझ जाते हैं कि इसका जो पहले जो पका हुआ फल था वो भी कुछ ऐसा ही होगा। यानी कि एक छवि दिखाती है उस चीज की, वो है ना। तो यही इंसानों में भी होना चाहिए। और इंसान लेकिन सीमित कहां रह गए हैं, अपने ही दृष्टिकोण से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए उनको एक बाहरी कह सकते हैं शक्ति की जरूरत पड़ती है कि कोई उसको प्रेरित करे कि तुम अपने अंदर जो तुम्हारे अंदर जो प्रकाश जगमगा रहा है और जो उसकी ज्वाला है, ठीक है, उसको ईंधन देने का काम करो, ठीक है, और अपने सेल्फ सब्सटैंशियल फ्यूल से उस लॉ को बढ़ावा दो। मेकिंग अ फमाइन, व्हाट डू यू मीन बाय फमाइन। फमाइन का मतलब क्या होता है, फमाइन का मतलब होता है भूखमरी। लिख लीजिएगा, फमाइन का मतलब क्या होता है, भूखमरी। फमाइन मीन्स भूखमरी। समझते हैं भूखमरी क्या होती है। फमाइन कब आता है बताइए, फमाइन कब आता है, व्हेन कैन वी एक्सपीरियंस फमाइन। जब अकाल पड़ता है। वेरी नाइस, अकाल पड़ता है। पहले आता है ड्रॉट, पहले क्या आता है, ड्रॉट, और ड्रॉट आने के बाद, ड्रॉट आने के बाद, सूखा आने के बाद क्या पड़ता है, फमाइन, है ना। सो मेकिंग अ फमाइन वेयर अबंडेंस लाइज। अबंडेंस का मतलब क्या होता है, प्रचुरता। जहां प्रचुरता की, हाँ, जहां प्रचुरता की कमी होती है, जहां प्रचुरता की कमी होती है, ठीक है, वहां फमाइन आता है जनरली। सो मेकिंग अ फमाइन वेयर अबंडेंस लाइज, दाई सेल्फ दाई फो टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूएल। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, इंसानों को क्रिटिसाइज किया गया है कि आप भुखमरी तैयार कर रहे हैं जहां पहले से ही क्या है, क्या है, अबंडेंस, यानी चीजों की कमियां हैं। यहाँ पे कमियों को दिखाया गया है एक सेंस में कि जहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन की कमी ऑलरेडी है वहां आप पॉपुलेशन इंक्रीज ना करके एक फमाइन क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं, फमाइन क्रिएट कर रहे हैं, अकाल क्रिएट कर रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं, अकाल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने आप के क्या हैं, फो हैं। फो का मतलब शत्रु हैं, दुश्मन हैं, ठीक है, राइट। टू दाई स्वीट सेल्फ टू क्रूएल, और आप हल्के फुल्के नहीं, कुछ बड़े वाले दुश्मन हैं अपने आप के लिए, बड़ी क्रूरता कर रहे हैं जो आपको आगे नुकसान पहुंचाएगा, कुछ ऐसा सेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, दाउ आर्ट,
नाउ द वर्ल्ड फ्रेश ऑर्नामेंट, और आपकी कला को अब, ठीक है, द वर्ल्ड फ्रेश ऑर्नामेंट यानी कि दुनिया को क्या मिलना चाहिए था। अब देखिए यहां पे चूंकि हम लोग पैटर्न समझे, थोड़ा सा मैं ट्रैक से हट रहा हूं। देखिएगा, जब भी हम लोग एक सोनेट देखते हैं, तो मैंने आपको समझाया पिछले क्लास में कि सोनेट एक पैटर्न पर चलता है ना। फर्स्ट क्वार्ट्रेन में कुछ और बात होती है, सेकंड क्वार्ट्रेन में कुछ और बात होती है, थर्ड क्वार्ट्रेन में कुछ और बात होती है, और कपलेट में कुछ और। तो ये ट्रैक क्या था मुझे बताइए। फर्स्ट क्वार्ट्रेन में क्या कहा जाता है? इंट्रोडक्शन दिया, पढ़े थे ना? बताइए बताइए। बैकग्राउंड बताया जाता है, राइट, बैकग्राउंड। सेकंड क्वार्ट्रेन, हाँ, सेकंड में उसी बैकग्राउंड को फिर एक्सप्लेन किया जाता है। हाँ, एक्सप्लेन किया जाता है सेकंड क्वार्ट्रेन में। वेरी नाइस। थर्ड क्वार्ट्रेन, थर्ड में वोल्टा आता है, शिफ्ट। हाँ वोल्टा, हाँ। नेक्स्ट कपलेट, कपलेट में जो ऊपर की जो बाकी के 12 लाइंस थे उनको सम अप किया जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अब आप इस जब सोनेट को दोबारा जब पढ़िएगा तो ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो दाउ आर्ट नाउ द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट, मतलब आपकी कला। यहाँ के आर्ट का मतलब क्या है बताइए। यहाँ पे आर्ट, दाउ दैट आर्ट, बताइए ये क्या है। मैंने ग्लॉसरी भी दिया है आप लोगों को, आपने शायद रेफर किया होगा, पढ़े होंगे आप। बताइए। रेफर टू दैट, बताइए क्या है। जया पढ़िए, या आप पढ़िए। नहीं पता? यहां लिख लीजिएगा, दाउ दैट आर्ट का मतलब होता है आपकी संतान, योर इश्यू। क्या? आपकी संतान, इंग्लिश में बोलते हैं योर इश्यू, ISSUE, इश्यू मतलब संतान, ठीक है। Any difficulty? So thou that art now the world's fresh ornament, यानी कि आपकी संतान दुनिया के लिए क्या होगी, एक फ्रेश ऑर्नामेंट, है ना। ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है, जो रूप बढ़ाता है, रूप को संवारता है, श्रृंगार की चीजें। एंड ओनली हेराल्ड टू द गॉडी स्प्रिंग, और यही देखिए यहां से टोन चेंज हो रहा है। एंड ओनली हेराल्ड, हेराल्ड का मतलब क्या होता है, जो सूचना पहुंचाए, मैसेंजर। सो एंड ओनली हेराल्ड टू द गॉडी स्प्रिंग, गॉडी का मतलब संपन्न, सुखी संपन्न। स्प्रिंग का मतलब क्या है बताइए। जिस तरह से ऑटम सीजन में पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों से, तो बाद में स्प्रिंग सीजन के आने पर ही पेड़ों पर पत्ते उगते हैं, आते हैं, है ना। तो इसी को कहा जा रहा है कि आपकी जो संतान होगी ना, वही इंग्लैंड के स्प्रिंग, यानी कि पॉपुलेशन, आबादी की सेंस में बात हो रही है, कि इंग्लैंड के स्प्रिंग का द्योतक होंगी, सिंबल होंगी, मैसेंजर होंगी। क्लियर हुआ? सो एंड ओनली हेराल्ड, हेराल्ड को हम हार्बिंगर भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड ओनली हेराल्ड टू द गॉडी स्प्रिंग विद इन दाइन ओन बड बरेस्ट दाई कंटेंट, और उन्हीं के अंदर, दाइन का मतलब उनके, ठीक है, विद इन दाइन ओन बर्ड, और उनके अपने ही कली में। यहां बर्ड किसको कहा जा रहा है, जो फूल, देखिए जो फूल शुरू में यानी फर्स्ट स्टेज में रहता है, हिंदी में उसे कहते हैं कली। क्या कहते हैं, कली। सो विद इन दाइन ओन बर्ड बरेस्ट द कंटेंट, और उन्हीं के अंदर क्या छुपा रहेगा, बरेस्ट मतलब ऐसे तो दफन होता है, लेकिन क्योंकि शेक्सपियर का लैंग्वेज ही ऐसा होता था, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बरेस्ट का मतलब ये नहीं, दफन नहीं समझेंगे। बरेस्ट का मतलब होता है किसी चीज के भीतर होना। तो उन्हीं के अंदर आपकी जो संतान होगी, उन्हीं के अंदर क्या छुपा रहेगा, पूरे
कह सकते हैं कि आपका वो एक आप वर्चस्व या आपकी जो छवि, आपका जो कैरेक्टर, वो उस कंटेंट के उस इंसान के अंदर रहेगा जो आपका वारिस होगा, जो आपकी संतान होगी। ठीक है, ये सेंस है। एंड टेंडर चर्ल, यस नेहा, ब्यूटी। एंड टेंडर चर्ल, व्हाट डू यू मीन बाय टेंडर? बताइए, टेंडर का मतलब क्या होता है? अभी अभी मैं बताया था कच्चा, लेकिन यहां टेंडर का मतलब है अपरिपक्व। क्या है? अपरिपक्व, यानी कि यंग कह सकते हैं, यंग, है ना? ठीक है, डन। सो एंड टेंडर चर्ल में, चर्ल का मतलब क्या होता है? जो अभी ठीक से कह सकते हैं चीजों को अभी लाइक स्प्रेड नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ आपको एक नोट में, अपने नोट्स में मिला होगा जिसमें चर्ल का मीनिंग माइजर के सेंस में दिया होगा, है ना? फ्रूगल बेसिकली जो मित वे ही होता है, जो ज्यादा खर्च नहीं करता, उसको कहते हैं। बट यहाँ पे कंजूस का तो सेंस नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? एंड टेंडर चर्ल मेक्स टू वेस्ट इन गार्डिंग। ठीक है, बताइए इसका सेंस क्या होता है? इस लाइन का मतलब बताइए। निगार्ड का मतलब क्या होता है? निगार्ड का मतलब होता है कंजूसी दिखाना। क्या होता है? कंजूसी दिखाना। जहां पे जरूरत है वहां भी खर्च नहीं करना, दैट इज निगार्ड। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि एंड टेंडर चर्ल, ठीक है, मतलब बताइए, ये लास्ट लाइन है, यही तुम सेंस दे रहा है। कपलेट के पहले का लाइन है ये, यानी थर्ड क्वार्टरिन का लास्ट लाइन है ये। बताइए क्या होगा? एंड टेंडर चर्ल मेक्स टू वेस्ट इन गार्डिंग, मतलब बताइए इसका। मतलब हुआ कि आपकी जरा सी जो कंजूसी है, ठीक है, राइट, वो क्या तैयार करती है? वो बड़ी कह सकते हैं वेस्ट तैयार करती है। ठीक है, राइट, यानी कि आप दुनिया को कुछ देने में अपने आप को कंजूस बना रहे हैं, ये सेंस दे रहा है। और तभी लास्ट में शेक्सपियर अपने कपलेट में कहते हैं, पिटी द वर्ल्ड, दुनिया पर दया करो। ठीक है, और एल्स दिस ग्लूटन बी। ठीक है, ग्लूटन का मतलब पेटू। ठीक है, पेटू का मतलब क्या हुआ? यहाँ पेटू का सेंस तो नहीं, ग्लूटेन का मतलब जो बहुत खाता है उसको ग्लूटेन कहते हैं, बट यहाँ पे वो सेंस तो नहीं है ना? बताइए, टू ईट, देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है ये? पिटी द वर्ल्ड और एल्स दिस ग्लूटेन बी टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू बाय द ग्रेव एंड दी। यहां पे बताइएगा ग्लूटेन किसको कहा गया है? ये सेंस अगर समझ गए तो पूरा पोइट्री समझ में आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्लूटेन कौन बताएगा? बताइए, चॉकलेट मिलेगा, बोलिए। ग्लूटेन लास्ट पे कपलेट, शेक्सपियर के सारे कपलेट्स सबसे यूनिक होते थे। यहां पे उसका फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं। बताइए, यहां पे ग्लूटेन किसे कहा गया है? ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं। थोड़ा सा और इसका एलाबोरेट करना चाहिए था, वहां तक तो बहुत अच्छे गए। बोलिए, आप लोग ट्राई कीजिए सभी लोग। मैन, नो, नो नेहा, रॉन्ग आंसर। ग्लूटेन, यहाँ पे ग्लूटेन किसको रेफर करता है? मैंने क्या बोला? विलियम शेक्सपियर के क्वार्टरेंस तो चलो ठीक है, आप समझ रहे हैं, कपलेट समझना इंपॉर्टेंट है, और यही है वो कपलेट जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। Pity the world, or else this glutton be to eat the world's due by the grave and thee. इसका मतलब है दुनिया पर दया करो। वेरी गुड पूजा, बहुत सही। सो पिटी द वर्ल्ड मतलब दुनिया पर दया करो, ठीक है, नहीं तो ये जो ब्लैक डेथ है, ठीक है, जो लाइक आबादी का घटना है, ठीक है ना, राइट, डिक्लाइन ऑफ द पॉपुलेशन है, ये पूरे दुनिया को समाप्त कर देगा, ठीक है, बाय द ग्रेव एंड दी, और आपको भी समाप्त कर देगा। ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पे इससे सबसे खतरनाक जो ट्विस्ट है वो है कहाँ पे? आप बता सकते हैं? आप लोग सब लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पोइट्री पढ़ने का तरीका तो पता ही होगा, ठीक है, तो बताइए इस पोइट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म कहाँ है? रेफर कीजिए।
कौन सा? लाइन नहीं, अगर मैं टर्म बोलूं, शब्द, वर्ड बताइए। हाँ, फेरेस्ट फीचर, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं थ्रेटनिंग स्टेप है शेक्सपियर का, कि आबादी तो बढ़ानी पड़ेगी, वो है दी, लास्ट का वर्ड। कौन सा वर्ड? दी। क्यों, कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मैंने तो अब बता दिया आंसर, अब आप लोग एक्सप्लेन कीजिए कम से कम। अच्छा, हम लीजिए, देखिए गलत होगा, राइट तो कीजिए ना। हाँ बोलिए। सर इसमें एक्सप्लेन ये बोलना चाह रहा है कि जो ब्लैक डेथ है तो पॉपुलेशन तो कम कर ही रहा है, साथ ही साथ एक ऐसा भी टाइम आएगा जिसमें कि तुम्हें भी ये ग्रे। तो बेसिकली शेक्सपियर का ये एक थ्रेटनिंग स्टेप था, उन्होंने लास्ट में जो यूज किया, एंड दी, यानी सब कुछ तो खत्म हो ही जाएगा, अगर आप मेरी बातों को सुनेंगे नहीं इस पोइट्री के जरिए, आप भी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप किसी को प्यार से समझाते हैं, नहीं समझता है, तो लास्ट में आप एक स्टेप लेते हैं जिसको थोड़ा सा थ्रेटन करते हैं, स्कॉल्ड करते हैं, है ना। और इस प्रोसेस को कहते हैं एडमोनिश करना, किसी को किसी काम के लिए क्या करना, एडमोनिश करना, ठीक है। चलो, डन एवरीवन। So this is what we say the sonnet, and the name of the sonnet is from fairest creatures we desire increase. यहाँ पे we किसको रेफर करता है? The complete humankind, basically the Englishmen or the community of England. Clear? अब हम समझते हैं इसमें आने वाले इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, यानी कि ग्लॉसरी ऑफ द सोनेट। जैसा कि सबसे पहले हमें दिखाई देता है मीनिंग्स एंड एक्सप्लेनेशन, जब हम देखते हैं तो एक शब्द दिखाई दे रहा है, टर्म दिखाई दे रहा है, ब्यूटी, और ब्यूटीज रोज। यहाँ पे रोज का जो सेंस है वो सिंबल ऑफ ब्यूटी है, यानी कि मानवता की खूबसूरती, है ना। इंग्लैंड की आबादी की खूबसूरती को रेफर करता है रोज, यानी शेक्सपियर ने जब जब रोज का जिक्र किया है तो उन्होंने ह्यूमन या ह्यूमंस के ब्यूटी को इंडिकेट करने की कोशिश की है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई शेक्सपियर का एक बहुत ही पॉपुलर लाइन रहा है, व्हाट इज इन अ नेम, राइट, पढ़े ना, यू कॉल अ रोज, right, whether you call a rose by another name, it does not lose it, or it does not lose its smell। कुछ ऐसा ही लाइन था उनका। अब इस लाइन में ना उन्होंने ग्रामेटिकल मिस्टेक किया था। शेक्सपियर का जो ग्रामर था, लैंग्वेज था, वो उतना अच्छा नहीं था। स्टिल शेक्सपियर इज शेक्सपियर, राइट। जैसे कि इस पोएम में भी आपने देखा होगा, बहुत जगह पे अगर ऑब्जर्व करिएगा तो आपको मिलेगा, ठीक है। शेक्सपियर का जो लैंग्वेज था वो था लेमैन लैंग्वेज। वो कौन सा था लैंग्वेज? लेमैन लैंग्वेज, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे क्रिटिक्स ने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज भी किया था बाद में। नेक्स्ट है द टर्म द राइपर। द राइपर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो क्या हो चुका है, या जो क्या होते जा रहा है, बुजुर्ग होते जा रहा है ना, जो धीरे धीरे करके ओल्ड होता जा रहा है, उसको लोग कहते हैं द राइपर, राइट। बाई टाइम, बाई टाइम का मतलब क्या होता है? समय के दौरान। क्या होता है? समय बीतते हुए या समय के दौरान, ठीक है। हिज टेंडर एयर, टेंडर एयर जैसा मैंने बताया, अभी एक्सप्लेन किया था पोएट्री के दौरान। हिज लिटिल चाइल्ड हु विल वन डे सक्सीड टू हिज फादर्स नेम एंड प्रॉपर्टी। एयर का मतलब क्या होता है? जैसा मैंने बताया था आपको, एयर का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी, वारिस, ठीक है। माइट बियर हिज मेमोरी, यहां पे देखिए माइट बियर हिज मेमोरी का मतलब क्या है कि अगर सपोज कीजिए कोई इंसान मर जाता है तो उसकी जो संतान होती है ना, लोग उन्हीं को देखकर, उसी को देखकर बताते हैं जमाने को कि उसका फादर ऐसा था, ठीक है, उसकी मदर ऐसी थी, उसका दादा ऐसा था, उसकी दादी ऐसी थी, उसके नाना ऐसा था, नानी ऐसी थी, ये हम लोग कहते हैं। जैसे आज हम लोग अगर देखते हैं, जैसे राहुल गांधी को एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं? रेफरेंस देते हैं ना कि राहुल गांधी की मदर कौन है? सोनिया गांधी। नहीं बोलते सोनिया गांधी ऐसी,
सोनिया गांधी की सास ऐसी थी, इंदिरा गांधी, राइट। इंदिरा गांधी के फादर जवाहरलाल नेहरू ऐसे थे। तो ये सब रेफरेंसेस हम लोग देते हैं, राइट। कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है? सीमित कर लेना, या यहां पे देखिए मीनिंग लिखा हुआ है प्लेज। प्लेज का मतलब होता है ना, कसम खा के आप बैठ चुके हैं, यही करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक। इन कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब खुद को किसी काम से लिमिटेड भी करना कहते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेने का हिंदी क्या होता है? ठेका लेना। यानी कि आप अपने आप को एक काम में सीमित कर लिए कि मुझे ये काम कर लेना है, रोड बनाना है तो रोड बनाने का काम सीमित कर लेना है, क्लियर है ना? उस सेंस में यूज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आ रहा ना ठीक से? फिर है कॉन्ट्रैक्टेड टू दाइन ओन ब्राइट आइज। इसका मतलब क्या होता है? कमिटेड टू द वर्शिप ऑफ योर ओन ब्यूटी। ब्राइट आइज का मतलब क्या होता है? अपने ही धुन में रहना, अपने ही चमक में क्या रहना? सीमित रहना, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, सेम सेंस है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी समझाया है आपको। तो एग्जैक्टली वही ग्लॉसरी है जो अभी मैं पोइट्री के दौरान आपको समझा रहा था। बाकी नोट्स रेफर कर लीजिएगा, ठीक है, लिखना होगा तो उसको लिख लीजिएगा नोट मेकिंग में, है ना। चलिए अभी हम लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे आते हैं, है ना। क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब क्या समझते हैं बताइए? अच्छा, एक इंसान, अगर मैं आपको बोलूं कि इस पोइट्री का आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना है, तो मैं आपसे क्या करने को कह रहा हूं, बताइए मुझे, गिव मी द आंसर। इस पोएम के प्रोज एंड कॉन्स दोनों को बताना, अच्छा भी हो और कुछ। नाइस। क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर पीस ऑफ क्रिएशन में अच्छाइयां और साथ ही उनके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स ढूंढ निकालना और रेफरेंसेस देना। क्या करना? रेफरेंसेस देना। सो लेट्स सी, इन दिस इनिशियल पीस ऑफ सक्सेशन विलियम शेक्सपियर आस्क्ड हिज कंपेनियन, मोस्ट प्रिज्यूमेबली ऑफ अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। मैं बार बार जिक्र करता था पहले, आज आ गया नाम सामने आपके, क्लियर। कौन सा नाम आ रहा है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हु वाज ही? हु वाज अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन? Earl of Southampton was actually the friend of Shakespeare. Clear? Earl of Southampton was actually the friend of Shakespeare. To set wedded up to have the option of to have offspring of his own. Basically, Earl of Southampton को शेक्सपियर कहते हैं संतान उत्पन्न करने, क्लियर। अपने दोस्त के थ्रू, मतलब अपने दोस्त को कह रहे थे, लेकिन ये कहते कहते उनको एहसास हुआ पूरे इंग्लैंड को तो ये करना है क्योंकि आबादी तो लगभग डिक्लाइन पर है। द कंटेंशन इज एक्सेप्शनली परसुएडिंग what the provide for his companion. We conquer that a man should not live for himself. However, ought to raise a family. It is nature of all living creatures to imitate without being constrained to do as such. As Shakespeare believed his companion to be one of the loveliest individuals, he needed that the companion's excellence should not get lost out and out. अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि by whom William Shakespeare got the inspiration to write the first sonnet? Answer. नाम बताइए। राइट, उन्होंने कभी नाम मेंशन नहीं किया। शेक्सपियर ने ज्यादातर केसेस में अपने पोइट्री में किसी का नाम मेंशन नहीं किया है, ना ही उनके नॉर्मल क्रिएशंस में भी बहुत लोगों का नाम नहीं मिलता है, जबकि वो किसी से इंस्पायर्ड रहते ही थे। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो उनके दोस्त थे, वो इनको दुनिया के बहुत अच्छे शख्स लगते थे। ऑब्वियसली कोई दोस्त अच्छा ही लगता है, तभी तो दोस्त है ना। तो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन में वो देखते थे कि शादी तो कर लिया मेरे दोस्त ने, या शादी शायद उस वक्त किया नहीं था इन्होंने, तो कहते थे कि तुम शादी कर लो क्योंकि तुम्हें अपने तरह का एक और कह सकते हैं संतान उत्पन्न करना है, ठीक है। राइट, कहने का मतलब हुआ ना कि ऐसे वेस्ट मत करो अपनी ब्यूटी को, क्लियर, जाने मत दो यूं ही। तो ऐसा उनका इंटेंशन था। इन द फर्स्ट पीस विलियम शेक्सपियर हैज कंटेंडेड अ केस with the goal that it requests more to our knowledge or our explanation
than to your sentiments. It is truly outstanding of William Shakespeare's sonnets. Despite the fact that the contention has been created in a sensible way with the ending coming in the last two lines. यानी कि लास्ट का जो कपलेट था उसमें ही सारा सेंस स्पष्ट हुआ है कि तुम करो क्योंकि ये जरूरी है, और दया करो कम से कम दुनिया पर, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है, और नहीं करोगे तो धीरे धीरे करके सब कुछ समाप्त हो जाएगा और तुम भी समाप्त हो जाओगे। क्लियर? क्योंकि पूरे सोनेट का समरी दिखता है कहां हम लोगों को, लास्ट के कपलेट में। Simultaneously, we should not fail to remember that the magnificence of his companion is as much a subject of this piece as the contention that the companion ought to get hitched and produce youngsters. Hitched का मतलब शादी कर लेना, मतलब वो अपने दोस्त को क्या कह रहे हैं, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को, शादी कर लो, ठीक है, और अपने जैसे ही बच्चों को पैदा करो, उत्पन्न करो, क्योंकि तुम सलाह नहीं सुन रहे हो, और अगर नहीं सुनोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो एरा है वो अपने कहां आ जाएगा, डिक्लाइन पर आ जाएगा, है ना। ये इसका सेंस है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द कंक्लूजन। ऑलराइट, बेसिकली इस पोएम में क्या कहा जा रहा है? द टॉपिक एंड थीम ऑफ दिस सोनेट इज पेरेंटहुड। क्या है इसका थीम? पेरेंटहुड, माता पिता बनना। इट इज अपेरेंटली और क्लियरली एड्रेस टू अ यंग मेल फ्रेंड, है ना। और एक मेल फ्रेंड है किसका? विलियम शेक्सपियर का। क्या नाम है उसका? इस नाम से हम जान रहे हैं, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है, हाँ, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। द पोएट एड्रेसेस द यंग मैन एज इफ ही वर अ वुमेन, है ना। पोएट ने अपने दोस्त को एक औरत की तरह ट्रीट करते हुए, रेफर करते हुए कहा है क्या? He tries to demonstrate that just like women, men also enjoyed being flattered and they had the same concerns about aging. जिस प्रकार से स्त्रियों को चिंता होती है कि उनकी उम्र हो रही है, ठीक है, राइट, उसी प्रकार से पुरुषों को भी सेम चिंता होती है, राइट। सो बीइंग प्रोएक्टिव एंड डेथ, और किस दौरान उसको अपने जीवन में मौत से पहले सब कुछ हासिल करना, इस प्रकार की चिंता सताती है। द पोएट आर्ग्यूज दैट हिज सब्जेक्ट यहाँ कौन है? पोएट का फ्रेंड, शेक्सपियर का फ्रेंड, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, इज द फेयरेस्ट। उसको क्या बोला गया कि तुम फेयरेस्ट हो, दुनिया के सबसे अच्छे इंसान, क्लियर, एंड द मोस्ट ऑर्नामेंटल पर्सन, और दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। ऑर्नामेंटल मतलब जो कह सकते सजा संवराता, ठीक है, बेसिकली रेफरेंस है। पर्सन दैट एवर लिव्ड, मतलब पूरी ह्यूमैनिटी में जिस प्रकार के लोग अब तक अस्तित्व में नहीं रहे हैं, कुछ वैसा इंसान है उसका दोस्त, यानी शेक्सपियर का दोस्त, राइट। अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन इज सच अ पर्सन हु इज वेरी मच लव्ड और लवेबल, राइट, दैट एवर लिव्ड एंड ह्यूमैनिटी विल सफर इफ द यंग मैन डज नॉट हैव एन हेयर। और पूरे मानवता को अगर उसका कोई बच्चा नहीं है होता है, ठीक है, तो पूरी मानवता को उसकी कमी खलेगी, उसकी कह सकते हैं कमी चुभेगी। क्लियर? एयर का मतलब वारिस, एयर का मतलब वारिस, समझ में आया? तो ये पोइट्री काफी कह सकते हैं इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ने में मजा भी आएगा आपको, ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन होगा कि वापस से आप पोएम के लाइन बाय लाइन जो पोइट्री दिख रही है आपको, उसको लाइन बाय लाइन ठीक से पढ़ें और लिख ले 2-3 बार, क्योंकि आप जितनी बार लिखेंगे उतना ज्यादा आपको मेमोराइज होता है, ठीक है। राइटिंग इज ऑलवेज अ गुड हैबिट टू मेमोराइज समथिंग, क्लियर। सो इस तरह से हमारा ये पोइट्री कंप्लीट होता है यहां पर, ओके। कहीं कोई डाउट या कुछ टेंशन जो समझ में ना आया हो, ऐसा कुछ तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। इसमें जो क्वेश्चन मान लीजिए पोएट्री से अगर आएगा तो क्या है वो पोएम का लाइन दे करके? हाँ, क्वेश्चन की जहां तक बात है, जहां तक क्वेश्चन की बात है, तो कल का क्लास मैं डेडिकेट कर रहा हूं क्वेश्चंस को, ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। कल का सेशन हमारा क्वेश्चन स्पेशल है, ठीक है, यानी कल आप लोगों को कह सकते हैं कि एक लाइव टेस्ट की तरह भी होगा, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे और उन क्वेश्चंस को आपको बनाना भी है, क्लियर। इट विल नॉट बी रिलेटेड टू जस्ट अ सिंगल पोएम, ये सिर्फ इसी पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे, बल्कि कुछ और भी डेमोन्स्ट्रेटिव क्वेश्चंस होंगे, यानी कि मैं दिखाना चाहूंगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा अपने एग्जाम्स में, ठीक है, ओके, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से कि जब भी कोई पोएम पढ़ रहे हैं तो उससे क्वेश्चन आएगा कैसे, ठीक है।
तो उसके लिए आपको उससे रिलेटेड डाउट कल क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, क्वेश्चन होता ही नहीं है कभी, है कि नहीं? समझ में आ गया अच्छे से? पक्का मैं पूछूंगा कल, ठीक है? मैं आप में से किसी को भी पूछूंगा या कहूंगा कि पूरा का पूरा पोइट्री एक्सप्लेन करें, ठीक है ना? तैयार रहिएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म और मिलेंगे हम लोग कल के सेशन में क्वेश्चंस के साथ, डिस्कशन के साथ, ठीक है? ध्यान रखिए अपना। गुड डे।